हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं तुगलक डायनास्टी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनास्टी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने स्लेव डायनास्टी भी खत्म की, खलजी डायनास्टी भी हमने पढ़ी और आज हमें पढ़ना है तुगलक डायनास्टी। ठीक है, तुगलक डायनास्टी आज का हमारा टॉपिक। तुगलक पढ़िए या तुगलक पढ़िए, एक ही बात है। ठीक है, ये जो तुगलक डायनास्टी है इन्होंने रूल किया 1320 एडी से लेकर 1413 एडी तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, अब हम देखेंगे तुगलक डायनास्टी में से सबसे पहले जो किंग आया उसका नाम क्या था। उसका नाम था, मैं यहाँ पे कैपिटल स्मॉल लेटर जो है ये होता रहता है। ठीक है, आप खुद ही वहाँ पे लिखना, नोट्स में अच्छे से लिखना, स्पेलिंग वगैरह। ठीक है, गियासुद्दीन, उसका नाम क्या था, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो है ही वॉज द फर्स्ट रूलर, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ तुगलक डायनास्टी। तो इसने रूल किया 1320 से लेकर 1325 एडी तक इसने रूल किया। गियासुद्दीन तुगलक जो है ही वॉज आल्सो नोन एज गाजी मलिक। गियासुद्दीन तुगलक वॉज आल्सो नोन एज गाजी मलिक एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनास्टी। तो फाउंडर ऑफ तुगलक डायनास्टी कौन था? फाउंडर ऑफ तुगलक डायनास्टी वॉज गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अच्छा, ये जो तुगलक डायनास्टी है ना, इट वॉज आल्सो नोन एज कोरोना, इट वॉज आल्सो नोन एज कोरोना तुर्कस, कोरोना तुर्कस। ठीक है, याद रखना, तुगलक डायनास्टी वॉज आल्सो नोन एज कोरोना तुर्कस। कोरोना तुर्कस का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें मिक्स ऑफ तुर्कस एंड मंगोल्स थे, मिक्स ऑफ तुर्कस एंड मंगोल्स। यानी कि इनकी जो डायनास्टी थी इसमें सिर्फ तुर्कस ही नहीं थे या इसमें सिर्फ मंगोल्स ही नहीं थे, बल्कि इसमें तुर्कस भी थे और मंगोल्स भी थे। हालांकि जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, गयासुद्दीन तुगलक का जो फादर था वो खुद भी एक कोरोना तुर्क था। क्या था? वो खुद भी एक कोरोना तुर्क था। ठीक है, ठीक है ना यहां तक? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, तुगलक डायनास्टी जो है ना, इट इज लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनास्टी इन दिल्ली सल्तनत। लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनास्टी इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में से किस डायनास्टी ने सबसे ज्यादा रूल किया? तो वो क्या, तुगलक डायनास्टी ने। कितने सालों के लिए किया? 94 ईयर्स के लिए उन्होंने यहां पे रूल किया। ठीक है, अच्छा, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान इन दिल्ली। याद रखना, ये पहला ऐसा सुल्तान था, फर्स्ट सुल्तान, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु टुक टाइटल गाजी। सबसे पहले किस दिल्ली सल्तनत में किस किंग को गाजी का टाइटल मिला? तो वो मिला था गयासुद्दीन तुगलक को। इसको गाजी या हम कहेंगे स्लायर ऑफ, अगर आपसे पूछा गया स्लायर ऑफ इनफेल्ड्स, स्लायर ऑफ इनफेल्ड्स, ये टाइटल किसको मिला था? ये गयासुद्दीन तुगलक को मिला था। या अगर आपसे पूछा गया गाजी का टाइटल किसको मिला, ये भी याद रखना, वो मिला था गयासुद्दीन तुगलक को मिला था। ठीक है, अच्छा, इसको सुल्तान किसने बनाया? इसको सुल्तान किसने बनाया? अगर ये पूछा गया ना कि इसको सुल्तान थ्रोन पे किसने इसको बिठाया, इसको बिठाया थ्रोन पे, इसको सुल्तान बनाया अपने ही जो इसके फॉलोवर्स थे, जो इसके अमीर्स थे, ठीक है, जो इसके स्लेव्स वगैरह थे, उन्होंने ही इसको बनाया। ठीक है ना? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसने डिफरेंट चीज की बाकी किंग्स से, ठीक है, बाकी इस दिल्ली सल्तनत के किंग से, वो ये था कि इसने ज्यादा ध्यान दिया कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स पे इसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान who started the construction of canals, who was the first sultan of Delhi Sultanate who started the construction of canals? It was Ghiyasuddin Tughlaq. ठीक है, and he also formulated famine policy भी इसी ने फॉर्मुलेट की। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अच्छा, जो जुडिशियल और पुलिस डिपार्टमेंट जो थे, जुडिशियल और पुलिस जो थी, इसके अरेंजमेंट्स इसने और भी ज्यादा इफिशिएंट बनाए। क्या बनाए? और भी ज्यादा उसमें रिफॉर्म्स लाए और इफिशिएंट बना दिया। अच्छा, जो वो चेहरा था ना, चेहरा एंड दग सिस्टम, वो जो सॉलिजर्स और हॉर्सेस का वो सिस्टम था, है ना, जो किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बताया था मैंने आपको। तो वो चेहरा और दग सिस्टम जो ना, वो इसने कंटिन्यू किया। क्या किया? वो इसने भी कंटिन्यू किया। ठीक है, अच्छा, जो पोस्टल सर्विसेज थे ना, पोस्टल सर्विसेज किसने रेस्टोर किए? पोस्टल सर्विसेज भी इसने रेस्टोर किए। क्या किए? पोस्टल सर्विसेज भी गयासुद्दीन तुगलक ने रेस्टोर किए। इसने एक फोर्टिफाइड सिटी बनाई। क्या बनाई? एक फोर्टिफाइड सिटी इसने बनाई। उस सिटी का नाम उसने रखा तुगलकाबाद, TUGHLAQABAD, तुगलकाबाद। क्या याद रखा?
शाबाश। क्या नाम रखा उसका? एक फोर्टिफाइड सिटी बनाई जिसका नाम इसने रखा तुगलकाबाद, और इस तुगलकाबाद को इसने अपना कैपिटल बनाया। तो इसका मतलब है गयासुद्दीन तुगलक का जो कैपिटल था वो क्या था? वो था तुगलकाबाद। ठीक है। इसका एक बेटा था, नालायक बेटा था। लास्ट पे आप देखोगे, अभी मैं नालायक में इसको क्यों बता रहा हूं, अभी आप देखोगे इसने लास्ट पे क्या किया। जोना खान इसका नाम था। क्या था इसका नाम था जोना खान। ठीक है, जोना खान इसका नाम था। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा जिसका नाम क्या था? जोना खान। इसने अपने बेटे जोना खान को भेजा कहां? साउदर्न इंडिया में। कहां भेजा? साउथ में भेजा। ठीक है, साउदर्न इंडिया में भेजा। तो साउदर्न इंडिया में उसने क्यों भेजा? उसने उसको कहा, जोना खान को कहा कि आप वहां पे जो अथॉरिटी है ना उसको आप रीइस्टैब्लिश करो। आप रीइस्टैब्लिश करो अथॉरिटी को। कहां पे? जो वरंगल था, वरंगल की टेरिटरी थी, यानी कि जहां पे ककतियास जहां पे रूल कर रहे थे, और मदोरे जहां पे पांड्याज रूल कर रहे थे, यानी कि मदोरे और वरंगल को आप रीइस्टैब्लिश करो। किसको कहा गया? जोना खान को। किसने कहा? अपने बाप ने कहा, और उसको डिस्पैच किया, उसको कहा जाओ आप। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए प्रैक्टिस ऑफ परमानेंट कंक्वेस्ट ऑफ साउथ। आज मैं बीमार हूं इसलिए थोड़ा लेक्चर जो है ना ये मुश्किल, मतलब ये डिलीवर करना मुश्किल होता है, वरना आपको पता है मैं कितनी फुल एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं। बट पता नहीं, जो रमज़ान का महीना आया उसके बाद से वो जो फॉर्म है वो चली गई। कंक्वेस्ट ऑफ साउथ, कंक्वेस्ट ऑफ फॉर्म नहीं चली गई, मतलब वो जो एनर्जी ना वो खत्म जैसे हो रही है। ठीक है, दिन ब दिन। देखिए, कंक्वेस्ट ऑफ, अगर आपसे पूछा गया प्रैक्टिस ऑफ परमानेंट कंक्वेस्ट ऑफ साउथ, ये पॉलिसी किसने स्टार्ट की? ठीक है, ये पॉलिसी किसने स्टार्ट की? ये स्टार्ट की गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। सबसे पहले इसने रंगल का कंक्वेस्ट ये चाहता था सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इसने किसका कंक्वेस्ट करवाना चाहता था? ये वरंगल का। ठीक है, और इसको कुछ ट्रबलसम था, इसके कुछ ट्रबलसम रिलेशंस थे, ट्रबलसम रिलेशनशिप थी। किसके साथ? शेख, यानी कि इनकी रिलेशन अच्छी, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ इसको कुछ ट्रबलसम रिलेशनशिप्स थे। ठीक है, ये एक सूफी सेंट था शेख निजामुद्दीन औलिया। अच्छा, फिर 1325 एडी में, 1325 एडी में क्या होता है? इसकी डेथ होती है। किसकी डेथ होती है? गयासुद्दीन तुगलक की। डेथ कैसे होती है? ये पवेलियन से नीचे गिरता है, पवेलियन से नीचे गिरता है। पवेलियन यानी कि हम कहेंगे स्टेडियम से ये नीचे गिरा। ठीक है, तो कहाँ पे गिरा ये? वाज इन दिल्ली, नो सॉरी, दिल्ली में, शायद दिल्ली में था। वैसे तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद नहीं आ रहा है इस वक्त सही में, मतलब कौन सा स्टेडियम था। तो वैसे तो वो नहीं पूछा जाएगा, इतना याद रखना कि स्टेडियम यहाँ हम कहेंगे पवेलियन से नीचे गिरा। ठीक है, अब आप बताओगे, अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक नालायक बेटा था, पता है क्यों? और ये कहा जा रहा है, अब हमें भी सच में पता नहीं है। देखिए, जिस वक्त इसकी डेथ हुई, आपको पता है यहाँ पे एक मोराकोन ट्रेवलर होता था। इब्न बटूटा का नाम सुना है आपने? इब्न बटूटा, वो मोरक्को का एक ट्रेवलर था। इब्न बटूटा यहीं पे था उस टाइम पे जिस वक्त इसकी डेथ हुई 1325 एडी में। तो ये पवेलियन स्टेडियम बहुत ऊंचा था, इसलिए उसकी डेथ हुई। ठीक है, ऑन स्पॉट डेथ हुई। तो इब्न बटूटा अपनी हिस्ट्री में लिखता है कि ये जो इसकी डेथ है ना, ये पहले से ही प्लानड थी। ठीक है, इट वॉज ड्यू टू सैबोटेज अरेंज्ड बाय हिज सन। उसका ही जो बेटा है, यानी कि जोना खान ने पहले ही प्लानिंग करके रखी थी। उसको पता था कि ये कहाँ पे बैठता था, ये कहाँ पे एज ए स्पेक्टेटर बैठता था। कौन? मतलब ये गयासुद्दीन तुगलक। तो वहीं पे उसने कुछ पहले से ही कुछ करके रखा था। उसको पता था कि जैसे यहाँ पे चेयर पे बैठेगा तो ये नीचे गिरेगा, तो वही प्लान उसने बना के रखा था। तो जोना खान को मतलब कहा जा रहा है कि यही रेस्पॉन्सिबल था फॉर हिज डेथ। ठीक है, नेक्स्ट, अब उसके बाद कौन आएगा? इसका बेटा ही आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक आया। अब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने रूल किया 1325 से लेकर 1351 एडी तक। ठीक है, इसका जो रियल नेम था ना वो था जोना खान। ठीक है, इसका रियल नेम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था? जोना खान। इसको एक टाइटल मिला था उलुग खान भी। ठीक है, उलुग खान भी इसी को कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, तो ही वॉज द ओनली दिल्ली सुल्तान, याद रखना है, ओनली दिल्ली सुल्तान जिसको
एजुकेशन थी, ठीक है, हु रिसीव्ड कंप्रिहेंसिव लिटरेरी रिलीजियस, जिसको लिटरेरी रिलीजियस फिलोसफिकल एजुकेशन थी, यानी कि वो फिलोसफिकल एजुकेशन भी उसने हासिल की थी, लिटरेरी एजुकेशन भी उसने हासिल की थी, रिलीजियस एजुकेशन भी उसने हासिल की थी। ये वाहिद दहली सुल्तान था जिसको ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, और एज वेल एज उसको मिलिट्री ट्रेनिंग भी इसने हासिल की थी, मिलिट्री ट्रेनिंग भी इसने हासिल की थी, ठीक है। वॉज ओनली दहली सुल्तान जिसको एजुकेशन भी थी, जो एजुकेटेड भी था, और मिलिट्री ट्रेनिंग भी इसने हासिल की थी, ठीक है। और ये भी याद रखना, ही इज रिगार्डेड एज मोस्ट, मैं इस वक्त बात कर रहा हूं मोहम्मद बिन तुगलक की, ही इज रिगार्डेड एज मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर ऑफ दहली सल्तनत, यानी कि इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या उठे, शबाश, कंट्रोवर्सीज उठी। और ये भी याद रखना, इसको वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है, वाइजेस्ट फूल भी इसी को कहा जाता है, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने 5 काम किए, ठीक है, इन इंडियन हिस्ट्री इसको मतलब वाइजेस्ट फूल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसने 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स इसने स्टार्ट किए, लेकिन वो सभी के सभी टू सम एक्सटेंट हम कहेंगे वो सभी के सभी फेल ही हुए। टू सम एक्सटेंट क्या हम कहेंगे, वो तो मतलब बिल्कुल ही फेल हुए। जो इसने ये 5 प्रोजेक्ट्स उठाए ये बिल्कुल फेल हो गए। ये जो 5 प्रोजेक्ट्स थे, अब आप बताओ कि ये 5 प्रोजेक्ट्स इसने क्या उठाए, ये जो 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे इसके ये क्या थे। देखिए आप याद रखना, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मे बी ऑप्शन उसमें आपको एक प्रोजेक्ट नहीं दिया होगा, आपको बताया जाएगा, ये बताइए कौन सा प्रोजेक्ट नहीं था इसका। देखिए एक प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जो इसने स्टार्ट किए। एक था टैक्सेशन इन डोआब, टैक्सेशन इन डोआब, ये इसने स्टार्ट किया था 1326 एडी में। पहले आप ऐसी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा इनका, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट था। दूसरा प्रोजेक्ट जो था वो था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, इसने कैपिटल ट्रांसफर किया, ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, कैपिटल इसने कहाँ ट्रांसफर किया, वो इसने किया था, अभी मैं आपको बताऊंगा, वो इसने दिल्ली टू दिवागिरी इसने वो ट्रांसफर किया था कैपिटल, ठीक है। तो ये इसने 1327 में किया था। हो गए 2 प्रोजेक्ट्स, ठीक। थर्ड प्रोजेक्ट दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। अब ये टोकन करेंसी भी इंट्रोड्यूस ने किया कब, 1329 में। हो गए 3 प्रोजेक्ट्स। चौथा प्रोजेक्ट क्या था, चौथा एक्सपीडिशन ऑफ, याद नहीं आ रहा है, चलो चौथा, मैं 5वां में फिलहाल लिखूंगा। 5वां था कराचल एक्सपीडिशन, कराचल एक्सपीडिशन। ये जो कराचल एक्सपीडिशन मैंने ऐसे लिखा ना, इसको, इस कराचल पिडिशन को आप देखोगे कुछ बुक्स में ऐसे लिखा गया है कराजल पिडिशन, ठीक है, कराजल एक्सपीडिशन, कराजल एक्सपीडिशन या कराचल एक्सपीडिशन। जो स्पेलिंग आपने देखा, एक मैंने लिखा QARACHIL, ये एक ही है, और KARAJIL, कुछ बुक्स में ये लिखा गया है, कुछ में ये लिखा गया है, लेकिन ये एक ही जगह है, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये भी यही जगह, ये भी यही है। अब प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग मिस्टेक है, वो हिस्टोरियंस ने ये रखी है, तो हमें इसके साथ कोई गर्ज नहीं है, तो आप याद रखना कराचल या कराजल एक ही बात है। चौथा था यार इसका, और एक एक्सपीडिशन उसने किया था, हाँ, खुरासन एक्सपीडिशन वो करवाना चाहता था। ये जो कराचल एक्सपीडिशन है ना, ये इसने किया 1330 में, और जो खुरासन एक्सपीडिशन है ना, ये इसने 1329 में किया। खुरासन एक्सपीडिशन इसका 4th था, ठीक है, 4th प्रोजेक्ट है। कराचल एक्सपीडिशन इसका 5th प्रोजेक्ट था। खुरासन एक्सपीडिशन भी इसने 1329 में किया। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी इसने 1329 में किया। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। जो मैंने आपको पहले ये बताया ना कि जो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने टैक्सेशन लगाया, कहाँ पे, डोआब में। डोआब में कहाँ पे, देखिए इसने इंक्रीज किया। ये क्या था, ये जो मैंने आपको लिखवाया ना कि टैक्सेशन इन डोआब 1326 में इसने किया। इसने लैंड रेवेन्यू जो है ना, लैंड रेवेन्यू इसने डोआब में इंक्रीज किया। क्या किया, लैंड रेवेन्यू इसने डोआब में इंक्रीज किया। कहाँ पे, जो गंगा और यमुना के बीच में जो डोआब था ना, यमुना के बीच में जो डोआब था, वहां पे इसने क्या करवाया, शबाश, टैक्सेशन जो है वो इंक्रीज किया, ठीक है। ये टैक्सेशन जब इसने इंक्रीज किया, इससे क्या हुआ, इससे वहां पे थोड़ी सी गुर्बत आई, ठीक है, पुअर्टी आई, और दैट रिजल्टेड इन फेमाइन, और फेमाइन के साथ साथ फिर प्लेग्यू भी आया। इसका मतलब ये क्या हो गया, फेल हो गया। देखिए अगर कोई किंग अगर कोई प्रोजेक्ट उठाता है, स्टार्ट कर रहा है, तो उससे फायदा मिलना चाहिए, ना कि उससे फेमाइन आने चाहिए, ना कि उससे प्लेग्यू आना चाहिए, तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा। और साथ में एक तो इसने मतलब ये
टैक्सेशन इंक्रीज की, और दूसरी चीज़ उसने कुछ अबवाब्स या हम कहेंगे सेसेस भी उसने क्रिएट किए। अबवाब्स या सेसेस किसको बोलते हैं? ये होता है लैंड ओनर पे जो टैक्सेस कुछ लगाए जाते हैं उसको अबवाब बोलते हैं या सेसेस बोलते हैं। तो ये भी इसने यहीं पे गंगा यमुना डोआब में करवाया था, ठीक है, कब? 1326 में। अब जो मैंने आपको बोला ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल से क्या मकसद था? देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली से दिवागरी कब? 1327 में, ठीक है। और ये दिवागरी कहाँ पे था? ये डेक्कन में था, है ना, यानी कि साउदर्न इंडिया में मान लीजिए था, ठीक है, डेक्कन में, ठीक। तो रिमेनिंग सिटी जो थी, रिमेनिंग सिटी नहीं, जो ये सिटी थी ना, मतलब दिवागरी सिटी, दिवागरी को इसने रिनेम किया। क्या किया? रिनेम किया। दिवागरी का नाम इसने फिर नाम कर दिया दौलताबाद। किसने करवाया? शाबाश। इसको रिनेम किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और वहां पे दिल्ली से अपना शिफ्ट कैपिटल किया कहाँ? दिवागरी, यानी कि हम कह सकते हैं दौलताबाद किया। क्यों? क्योंकि दिवागरी को फिर इसने दौलताबाद नाम रखा था। अब यहाँ पे अगर आपने मतलब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, चलो ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल किया। अब अगर आप ऑफिस करते हो, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल हुआ तो इसका मतलब है ऑफिस जो है, डिपार्टमेंट जो है वो भी वहां पे शिफ्ट होंगे, मतलब जिस तरीके से यहाँ पे सेक्रेटरीट शिफ्ट होता था। लेकिन आपको जो लोग हैं, पॉपुलेशन जो थी दिल्ली की, उसको ट्रांसफर करने की क्या जरूरत थी? इसने क्या किया, इस साहिब ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने पॉपुलेशन को भी ट्रांसफर किया। पॉपुलेशन को भी कहा कि आप भी हमारे साथ आ जाइए। पूरी जो पॉपुलेशन थी दिल्ली को, उसको भी दौलताबाद दिवागरी जो है वहां शिफ्ट किया। तो इससे क्या हुआ? दिवागरी में वाटर सप्लाई की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। वाटर सप्लाई वहाँ पे अच्छी नहीं थी, पानी वहाँ पे अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं था। इससे क्या हुआ? वहाँ पे पानी का जो है पानी की वाटर की प्रॉब्लम हुई, जिससे बहुत सारे जो मतलब लोग हैं उनको मतलब ये बहुत सारे प्रॉब्लम जो है झेलने पड़े। उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक को मतलब ये सिचुएशन जो है ना, इट कंपेल्ड मोहम्मद बिन तुगलक टू शिफ्ट कैपिटल बैक टू दिल्ली, ठीक है। इससे क्या हुआ कि मतलब जो इसने कैपिटल शिफ्ट किया था ना, जब वहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं थी तो कभी कभार ये खुद भी प्यासा रह जाता था, तो फिर उसको वापस आना पड़ा, ठीक है, वापस कैपिटल जो है वो शिफ्ट किया। तो ये प्लान भी फेल हुआ ना फेल। तो 1327 से लेकर 1334 तक, यानी कि 7 सालों तक दौलताबाद जो है, यानी कि दिवागरी जो है, इट सर्वड एज कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना, 7 सालों के लिए, 1327 टू 1334 फिर वापस लाया, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो 7 साल थे ना, ये 7 साल जो है ना, ये इन 7 सालों में दिल्ली जो है ना, दिल्ली बिकेम गूस्ट टाउन। दिल्ली जो है ये गूस्ट टाउन बनी थी जब ये वापस आए थे, ठीक है। फिर से सिचुएशन जो है इसने धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल होने लगी। अब कितने हो गए? 2 पड़े। टोकन करेंसी के बारे में अगर हम देखेंगे, टोकन करेंसी जो है ना, आइडिया ऑफ, अगर आपसे पूछा गया आइडिया ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, आइडिया ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी जो है ना, वो सबसे पहले फर्स्ट टाइम इंडिया में वो किसने दिया था? टोकन करेंसी का आइडिया सबसे पहले भारत में किसने दिया था? तो वो दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने टोकन करेंसी एक्चुअली आइडिया इसको खुद नहीं आया, इसने देखा चाइना ने जो किया था ना टोकन करेंसी, इसने भी वही किया, ठीक है। इसने क्या किया? इसने कॉपर कॉइनस और जो सिल्वर कॉइनस थी, एक सेकेंड, हाँ देखिए मैं आपको क्या बता रहा, इसने क्या किया? इसने एडली सिस्टम जो है वो इसने मतलब इंट्रोड्यूस किया। एडली सिस्टम में क्या होता था? जो कॉपर कॉइन्स वगैरह ना वो इस्तेमाल होते थे, सिल्वर कॉइन्स भी इस्तेमाल होते थे। जो गोल्ड वाली है ना, गोल्ड वाली जो कॉइन्स थी उसको ट्रेजरी में रखा जाता था। कहाँ पे रखा जाता था? ट्रेजरी में ही रखा जाता था, ठीक है। और जब इसने टोकन करेंसी स्टार्ट की, ये इसका मतलब ये दिया, आइडिया दिया। देखिए सबसे पहले इसने कॉपर की कॉइन्स, ठीक है, कॉपर के बाद सिल्वर के बाद गोल्ड। लेकिन ये प्लान भी इसको फेल हुआ, ठीक है। कुछ ही लोग जो हैं वो आते थे, वो मतलब एक्सचेंज करते थे कॉइन्स का, ठीक है। कुछ ही लोग आते थे जो कॉइन्स का एक्सचेंज करते थे, ठीक है, मतलब गोल्ड कॉइन्स लाते थे और वहाँ से सिल्वर या कॉपर कॉइन्स ले जाते थे, ठीक है। कुछ आते थे वो कॉपर कॉइन्स लेकर आते थे और वहाँ पे बदले में उनको क्या लेते थे? शाबाश। कुछ सिल्वर लेके आते थे और यहाँ से कॉपर कॉइन्स लेते थे। जिस तरीके से आज हम लेते हैं ना चेंज, उसी तरीके से मतलब चेंज होता था कहाँ पे? ट्रेजरी में, ठीक है। कैसे प्लेस फुटबॉल से होना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका था एक्सपीडिशन ऑफ खुरासन, ये चाहता था कि मैं खुरासन
और इराक को कब्जा करूं। कौन चाहता था? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इराक में जल्दी से सिचुएशन जो है ना वो ठीक हो गई, वो इम्प्रूव हो गई और ये प्लान भी इसका फेल हो गया। ठीक है। फिफ्थ था कनक्वेस्ट ऑफ, क्या मैंने आपको अभी बोला था, कराचिल या कराजल। ठीक है। कराचिल ये एक जगह है कहाँ पे? कुमाऊं हिल्स में। कुमाऊं हिल्स, कुमाऊं हिल्स यानी कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको फिर लास्ट पे मतलब ये भी यहाँ पे भी फेल हुआ एक्चुअली। इन्होंने अटैक किया था, ये सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे रेनी सीजन पहुंचा ना तो रेनी सीजन में इनके जो मतलब इनकी जो आर्मी थी उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, टेरेबली उनको सफ़र करना पड़ा। तो उसके बाद वहाँ से भी ये खाली हाथ ही वापस लौट आए। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि ये कहाँ पे इसकी डेथ कहाँ पे हुई? इसकी डेथ हुई थट्टा में। थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई थट्टा में, यानी कि सिंध में। उस वक्त ये सिंध में क्या कर रहा था? ये कंपेन चला रहा था। क्या चला रहा था? कंपेन अगेंस्ट तुर्किश स्लेव। एक तुर्किश स्लेव था, उसके अगेंस्ट एक कंपेन चला रहा था सिंध में, यानी कि थट्टा में। वहां पे उसकी डेथ हुई। उस तुर्किश स्लेव का नाम क्या था? तगी। तगी के खिलाफ ये कंपेन चला रहा था। मैक्सिमम रिवोल्ट्स, मैक्सिमम रिवोल्ट्स याद रखना, मैक्सिमम रिवोल्ट जो है ना वो इसी के टाइम पीरियड में उठे। दिल्ली सल्तनत में अगर किसी किंग के टाइम पीरियड में ज़्यादा रिवोल्ट उठे ना वो इसी के रीन के दौरान उठे। तो 22 रिवोल्ट्स आप याद रखना, 22 रिवोल्ट्स इसके रीन के दौरान उठे। ठीक है। जब ये इसके लास्ट दिन चल रहे थे, जब इसके लास्ट दिन चल रहे थे ना किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के, तो होल साउथ इंडिया जो था, पूरा जो साउथ इंडिया जो था दैट बिकेम इंडिपेंडेंट। वो क्या बना? वो इंडिपेंडेंट बन गया। क्या बन गया? इंडिपेंडेंट बन गया। और 3 मेजर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, 3 मेजर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, 3 मेजर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी। ठीक है। वो स्टेट्स कौन कौन सी? एक थी विजयनगर एम्पायर। कौन? विजयनगर, विजयनगर एम्पायर। दूसरा था बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम। बहमनी पढ़ी है, बहमनी पढ़ी की बात है, बहमनी किंगडम। और तीसरा जो था दैट वाज सल्तनत ऑफ मदुरै। क्या था? सल्तनत ऑफ मदुरै। दीज वर फाउंडेड। ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। एक नया डिपार्टमेंट भी इसने बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसका नाम था दीवान कोही। दीवान कोही, दीवान कोही जो है ना ये एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। क्या था? एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। ठीक है। इसका मकसद ये था, दीवान कोही जो न्यू डिपार्टमेंट इसने बनाया, इसका मकसद ये था कि जो बैरन लैंड है, जो बैरन लैंड है, जो नंगा ज़मीन है, जो नंगी ज़मीन है, उसको हम कल्टीवेशन के अंडर लाए, यानी कि जिस ज़मीन पे कल्टीवेशन नहीं होती उसको हम कल्टीवेशन के अंडर लाए। और ये एग्रीकल्चरल लोन्स भी इसने स्टार्ट किए। एग्रीकल्चरल लोन्स जो हैं वो इसके टाइम पे प्रोवाइड किए जाते थे। उन लोन्स, एग्रीकल्चरल लोन्स को कहा जाता था तकाबीज़। क्या? तकाबीज़। उस एग्रीकल्चरल लोन को कहा जाता था। ठीक है। और फेमाइन कोड भी इसने इम्प्लीमेंट किया। क्या किया? फेमाइन कोड भी इसने इम्प्लीमेंट किया। इसने हंड्रेड्स ऑफ कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करवाए और हंड्रेड्स ऑफ वेल्स, ठीक है, कुएं उसने मतलब डग करवाए। ठीक है। और ये पहला सुल्तान था, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान टू पार्टिसिपेट इन हिंदू फेस्टिवल। तो हिंदू फेस्टिवल्स में ये पार्टिसिपेट कर रहा था। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु पार्टिसिपेट इन हिंदू फेस्टिवल्स लाइक होली में ये पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है। और ये अरबिक भी जानता था मोहम्मद बिन तुगलक और पर्शियन भी जानता था, दोनों लैंग्वेज जानता था। फिलॉसफी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, तमाम एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ें इसको आती थी, इसमें एक्सपर्ट था। ठीक है। तो ये ऑल्सो ही वॉज ए गुड कैलीग्राफर, कैलीग्राफर भी ये था। ठीक है। बड़ा ही आर्टिस्ट था ये। ठीक है। तो इसने एक फोर्ट्रेस बनाया, ये बिल्ट ए फोर्ट्रेस जिसका नाम इसने रखा आदिलाबाद, मेरे नाम पे बनवाया। ठीक है। आदिलाबाद। ठीक। एंड देन उसके बाद इसने एक सिटी भी बनाई जिसका नाम इसने रखा जहानपना। जहांपना, जहांपना, जहानपना एक ही बात है। ठीक है। तो जहानपना में इसने एक मॉस्क्यू भी बनाई जिसका नाम है बेगमपुरी मस्क्यू, बेगमपुरी मस्क्यू। ठीक है। इसने एक मौजूलियम भी बनाया, मौजूलियम भी बनाई। कहाँ पे? निज़ामुद्दीन, मौजूलियम ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, औलिया, उसका मौजूलियम भी बनवाया। ठीक है। अच्छा 1334 में
मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बटूटा जब यहाँ वापस आई दिल्ली, तो यहाँ पे उसने जो भी हिस्ट्री लिखी ना, वो उसने जो सीन था इंडियन कंटेम्पोरेरी का, जो सीन था इंडियन हिस्ट्री का, जो सीन था उस वक्त इंडिया का जो सिचुएशन था, वो इसने एक बुक में लिखी है जिसका नाम है सफ़रनामा। तो सफ़रनामा किसकी बुक है? ये लिखी है सफ़रनामा। इसको रिहला भी कहा जाता है, रिहला, रिहला भी इस बुक को कहा जाता है। ठीक है, सफ़रनामा किसने लिखी है? इब्न बटूटा ने लिखी है। ठीक है, तो इसने शायद इसने अरबिक लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक, अच्छा, अगर आपसे पूछा गया दिल्ली सल्तनत रीचड टेरिटोरियल जिनत ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो याद रखना दैट रीचड ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। ठीक है, तो हिज एम्पायर, याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक का जो एम्पायर है ना, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 23 प्रोविंसेस। मोहम्मद बिन तुगलक का जो एम्पायर है दैट वाज डिवाइडेड इनटू 23 प्रोविंसेस, और 22 रिबिलियंस इसके टाइम पीरियड में उठे। जब इसकी डेथ हुई ना, तो एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था बदूनी। बदूनी ने कहा, जब इसकी डेथ हुई मोहम्मद बिन तुगलक का, उसने लिखा द डेथ, बस आप ये सेम लाइन कॉपी करो, द डेथ लिबरेटेड द सुल्तान फ्रॉम हिज पीपल। The death liberated the Sultan from his people and freed them from him। ठीक है, नाउ उसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। आप फिरोज शाह तुगलक को आप अंडरलाइन करो, फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने रूल किया 1351 से लेकर 1388 तक, 1351 to 1388। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न था। क्या था? ये मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न था। तो ये इसको सुल्तान किसने चूज़ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान किसने चूज़ किया था? इसको किसने थ्रोन पे बैठाया था? जो नोबल्स थे ना, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नोबल्स थे, ठीक है, तो उन्होंने ही इसको चूज़ किया था। ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड में शराया लाज जो थे, शराया लाज जो थे वो रिटर्न हो गए। ठीक है, यानी कि शराया लाज जो है वो फिर से स्टार्ट हुई फिरोज शाह तुगलक के टाइम से। ठीक है, देखिए जो फिरोज शाह तुगलक था ना, ये हर एक को खुश रखना चाहता था। इसने पीजेंट, जैसे ये आया ना, इसने पीजेंट्स के जो लोन्स थे ना, पीजेंट्स के जो लोन्स थे वो इसने कैंसिल किए। क्या किए? कैंसिल किए, माफ़ किए। ठीक है, तो इसके बाद जो हराश पुनिशमेंट्स दिया जाता था ना, किसी को चोरी कोई करता था तो उसको क्या किया जाता था? हाथ पैर काटे जाते थे या नोज़ काटी जाती थी, या कुछ भी होता था, कोई भी ऐसा पुनिशमेंट, इसको इसने कैंसिल किया। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखना, इसने 4 कैनाल्स बनवाए। कितने कैनाल्स बनाए? 4 कैनाल्स बनाए। और मिडिवल हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि मिडिवल हिस्ट्री का जो बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल जो है ना, बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल जो हैं, वो बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल जो हैं वो इसी ने मतलब स्टार्ट किया था, इसी ने कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, और ये जो कैनाल्स थे, ये जो 4 बिगेस्ट कैनाल्स थे, ठीक है, इनको क्या किया गया? इनका जो फंडिंग है ना, इनकी फंडिंग कहाँ से होती थी? इसके ऊपर कुछ टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन वो बहुत कम थे। उस टैक्स को कहा जाता था हक शरब। हक शरब टैक्स होता था। वो टैक्स जब जमा किया जाता था तो इस कैनाल्स के ऊपर वो खर्च किया जाता था। नेक्स्ट, जो मैंने आपको एकता सिस्टम पढ़ाया था, तो एकता सिस्टम को इसने हेरिडिटरी बनाया। क्या बनाया? हेरिडिटरी। इसने एकता सिस्टम को हेरिडिटरी बनाया। हु मेड एकता सिस्टम हेरिडिटरी? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। जो सॉलिजर्स थे ना, सॉलिजर्स को कैश नहीं देता था, कैश नहीं दिया जाता था, कैश पेमेंट नहीं, उसको दिया जाता था लैंड असाइनमेंट्स, यानी कि उनको भी थोड़ी सी ज़मीन दी जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया था एकता जैसे होते थे, उनको भी थोड़ी सी लैंड असाइनमेंट्स दी जाती थी सॉलिजर्स को। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब देखिए, इसने कुछ टैक्सेस मतलब स्टार्ट किए, 4 किस्म के टैक्स। एक था खराज टैक्स। खराज टैक्स क्या था? ये होता था बराबर 1/10 प्रोड्यूस ऑफ लैंड देना पड़ता था। मतलब अगर आपके पास 10 किलो चावल निकले आपके ज़मीन में, तो एक हिस्सा जो है, 1 किलो जो है, वो आपको किसको देना है? वो आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, खराज टैक्स था ये। दूसरा था जजिया टैक्स। जजिया टैक्स वो टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था।
सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था, ना कि मुस्लिम्स को, यानी कि ये ब्राह्मण्स को भी देना पड़ता था। जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स, उनको जजिया टैक्स देना पड़ता था। और एक ज़कात होती थी, ज़कात सिर्फ मुस्लिम्स को देना पड़ता था, जजिया सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था, ज़कात सिर्फ मुसलमानों को देना पड़ता था। ज़कात जो है ना, ये एक प्रॉपर्टी का टैक्स होता था। ये इस्लाम में ऐसे भी हैं, ठीक है, लिखा गया है ज़कात देनी पड़ती है, मतलब ज़कात उसको देना पड़ता है जिसको ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है ना, उसको ज़कात देनी पड़ती है। वो ज़कात का जो पैसा है ना, वो देना पड़ता है किसी गरीब को, ठीक है। ज़कात जो है ये प्रॉपर्टी का टैक्स होता था, इसको सिर्फ मुस्लिम उसको देना पड़ता था। तो ये 2.5% देना पड़ता था। कितना? 2.5%। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो 100 में से 2.5 रुपीज़ आपको ज़कात निकालने हैं, ठीक है, देने हैं गरीब को। तीसरा है खुमस, ताकि गरीब भी सर्वाइव हो जाएंगे ना, ठीक है, गरीब लोगों को मारना मत है। खुमस ये भी एक टैक्स होता था। खुमस जो है ना, ये होता था बूटी जो कैप्चर किया जाता था ना वार में। बूटी होता है कुछ भी जो भी प्रॉपर्टी वार में कैप्चर की जाती है, उसका 1/5% जो है वो किसको देना पड़ता था? शबाश सुल्तान को देना पड़ता था, ठीक है। इसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए ताकि हम ट्रांसलेट करें हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करें, किसमें ट्रांसलेट किया जाए? संस्कृत में। सॉरी, इसने मतलब कदम उठाए, बहुत सारे स्टेप्स ने उठाए कि जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं और जो संस्कृत बुक्स हैं, जो म्यूजिक के साथ रिलेटेड है, इन दो बुक्स को हम क्या करवाएं? इन दो कैटेगरीज की बुक्स को हम पर्शियन में ट्रांसलेट करवाएं, पर्शियन में, ठीक है। यानी कि हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट्स और संस्कृत के वो बुक जो म्यूजिक के साथ रिलेटेड हैं, उनको पर्शियन में कन्वर्ट किया जाए, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि कैनाल्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उसको हक शरब कहा जाता था। हक शरब या उसको हासिल शरब भी कहा जाता था, ठीक है, हासिल शरब भी उसको कहा जाता था, ये भी याद रखना, ठीक है। मे बी आप कंफ्यूज मत हो जाओगे वहाँ। देखिए, ये जो फिरोज शाह तुगलक है ना, इसने कुछ न्यू टाउन्स भी बनाए, ठीक है, कुछ नए टाउन्स भी इसने बनवाए। जैसे कि इसमें आता है फतेहाबाद टाउन इसने फाउंड किया, ठीक है। इसने हिसार टाउन बनवाया, ठीक है। इसने अपने नाम पे एक फिरोज़ाबाद टाउन भी इसने बनवाया, ठीक है। तो फिरोज़ाबाद को प्रेजेंटली हम क्या बोलते हैं? फिरोज शाह कोटला है ना, इस जगह कहाँ पे? ये दिल्ली में। तो ये भी इसने बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला मैदान आपको पता है ना, जवनपुर जो है, जवनपुर भी इसने बनवाया, ठीक है। ये भी एक टाउन है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ये इसने बनवाया इन मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, इसने ये बनवाया, ठीक है। अच्छा, इसने कुछ हॉस्पिटल्स, ठीक है, उसने हॉस्पिटल्स भी कुछ मतलब इस्टेब्लिश करवाए। इसने बहुत सारे कैनाल्स खोदे, ठीक है, और 5 कैनाल्स इसने, बड़े बड़े 5 कैनाल्स भी इसने बनवाए, ठीक है। इसने कुछ डैम्स बनवाए, इसने मॉस्क्यूज बनवाए, ठीक है। इसने कुतुब मीनार, आपको पता है कुतुब मीनार की जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी ना, जब उसका 5th स्टोरी मतलब स्टार्ट करने लगे थे ना, तो 4th जैसे कंप्लीट होता तो लाइटनिंग वहाँ पे हुई थी, तो उसकी वजह से फिर इसका जो कंस्ट्रक्शन वो स्टॉप हुआ था। फिर जो रिपेयरिंग ऑफ कुतुब मीनार है ना, रिपेयरिंग ऑफ कुतुब मीनार वो किसने करवाया? वो करवाया फिर फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने 5th एंड लास्ट हम कहेंगे ना, 5th एंड लास्ट स्टोरी जो इसकी थी वो किसने बनवाई? वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाई, ठीक है। उसका जो कैपिटल था फिरोज़ाबाद को इसने अपना कैपिटल बनवाया, ठीक है। फिरोज़ाबाद को इसने अपना कैपिटल डिक्लेयर किया, ठीक है। तो ही मेड हिज कैपिटल फिरोज़ाबाद। और उसको ब्यूटीफाई करने के लिए इसने 2 अशोका पिलर लाए, ठीक है। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसने 2 अशोका पिलर्स लाए। ये 2 अशोका पिलर इसने कहाँ से लाया? एक इसने लाया टोपारा से। टोपारा कहाँ पे है? अम्बाला में, है ना। अम्बाला में इसने एक टोपारा, अम्बाला से एक पिलर लाया, और दूसरा पिलर जो है वो इसने लाया मीरठ से, ठीक है। और ये भी याद रखना, ही वॉज फाउंड ऑफ स्लेव्स, ठीक है। गुलाम जो इसके अंडर होते थे उसका ये बहुत ज़्यादा शौकीन था, ये चाहता था कि मेरे अंडर बहुत ज़्यादा गुलाम होने चाहिए। 1,80,000 स्लेव्स इसके अंडर थे। कितने? 1,80,000, ठीक। तो स्लेव्स का अलग से इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवाने बंदागन उस डिपार्टमेंट का नाम था। इसने खुद ही एक बुक लिखी जिसका नाम था फतुहात फिरोज शाही। ये इसने खुद ही एक बुक लिखी है, ठीक है। अच्छा, इसने बहुत सारे टेम्पल्स भी ब्रेक किए, जैसे जगन्नाथ पूरी टेम्पल इसने डिस्ट्रॉय किया,
इसके पीरियड के ही दौरान। इसने खुद किया या करवाया तो वो एक ही बात है, इसी के अंडर हुआ वो, ठीक है। अच्छा, इसने नगरकोट यानी कि कंगरा रीजन में जो है, कंगरा रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कंगरा रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो नगरकोट है ना, वहाँ पे एक टेम्पल था, ठीक है, वहाँ उसको भी इसने क्या किया, उसका नाम था ज्वालामुखी टेम्पल, उसको भी डिस्ट्रॉय किया और वहाँ से कुछ संस्कृत के मैनोस्क्रिप्ट्स वहाँ से कलेक्ट किए और उन मैनोस्क्रिप्ट्स को फिर इसने ट्रांसलेट करवाया पर्शियन में, ठीक है। फिर जो वहाँ से नई बुक जो इसने बनाई पर्शियन में जो ट्रांसलेट करके, तो उसका नाम इसने रखा फिर दलियाते फिरोज शाही, ठीक है। अच्छा, आप देख लीजिए, इसका एक हिस्टोरियन था इसके एक कोर्ट में, ठीक है, इसके कोर्ट में एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था बरानी। क्या उसका नाम था? बरानी ने कुछ 2 इंपॉर्टेंट जो बुक्स लिखी, एक था तारीख फिरोज शाही और दूसरी बुक जो इसने लिखी वो थी फतवाए जहांदारी, ठीक है। अच्छा, और एक था इसके कोर्ट में जिसका नाम था ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी। उसने भी एक बुक लिखी जिसका नाम था फुतुउस सुल्तान, ठीक है। तो इसने दीवान खैरात भी बनाया, अलग से एक डिपार्टमेंट इसने बनवाया, दीवान खैरात, ठीक है। और इसने दारुल शफा बनवाया। देखिए, जो दीवान खैरात है ना, दीवान खैरात में ये क्या कर रहा था, दीवान खैरात में ये यही ज़कात वगैरह जो है ये कलेक्ट करवा रहा था, मतलब पैसे जमा करवा रहा था। फिर जो पुअर गर्ल्स है ना, पुअर गर्ल्स का फिर ये मैरिज करवाता था। क्या करवाता था? पुअर गर्ल्स का मैरिज फिर ये करवाता था, ठीक है ना। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, इसने दारुल शफा जो बनवाया ना, ये इसने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनवाया, ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनवाया जहाँ पे मुफ्त इलाज होता था, ठीक है, दिल्ली में ये बनवाया। इसने 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। एक कॉइन का नाम था आधा, दूसरे का नाम था बिक, और तीसरी भी एक कॉइन थी, इसका नाम था, वो मैं आपको लिखाऊंगा। आधा जो है ना, आधा मान लीजिए ये 50% था जीतल का। किसका? 50% था इसका। ये जीतल का वैल्यू जो है ना, मतलब जीतल ये 50% था, जीतल का 50% है, और बिक जो है ना, बिक जीतल का 25% था, ठीक है। अब देख लीजिए, आधा जो है ना, आधा, एक सेकेंड, हाँ, आधा जीतल अब है, और शशगनी जो है ना, एक सिल्वर कॉइन थी। मथुरा जो है ना, मथुरा भी इसी के रीन के दौरान डिस्ट्रॉय हुआ। अच्छा, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि सॉलिजर जो थे उनको लैंड असाइनमेंट दिया जाता था कैश के बदले, है ना, मतलब सैलरी के बजाय। तो वो जो लैंड रेवेन्यू, एक सेकंड, वो जो उनको लैंड असाइनमेंट दिए जाती थी ना, उनको वजीहा कहा जाता था। क्या? वजीहा। अब हम थोड़ा सा लेटर, वीडियो चल रही है ना, लेटर तुगलक्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। लेटर तुगलक्स यानी कि जो इसके बाद आए तुगलक्स, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो तुगलक्स आए वो कैसे थे, ये हम देखेंगे, है ना। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो तुगलक्स आए वो कैसे थे। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का जो सक्सेसर था, ही वॉज सक्सेसिड बाय हिज ग्रैंडसन, ठीक है। उस ग्रैंडसन का नाम था, उसने अपना एक टाइटल दिया, ठीक है। उसका ग्रैंडसन था जिसको कहा जाता था गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड। गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड इसको टाइटल मिला, जो इसका ग्रैंडसन था, ठीक है। ये एक प्लेजर लविंग किंग था। क्या था? इसको प्लेजर लविंग किंग कहा गया था, ठीक है, प्लेजर लविंग किंग था ये, ठीक। तो गयासुद्दीन, ये वाला किंग था गयासुद्दीन, क्या इसका नाम था? गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड। इसके बाद इसको रिप्लेस किया गया, ठीक है। ये बहुत कम पीरियड के लिए, ये जो रूलर सब आए ना, कम पीरियड के लिए उन्होंने रूल किया। उसके बाद 1389 में रिप्लेस किया गया गयासुद्दीन को, ये वाला गयासुद्दीन
हैं, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड जो था, ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया और अबू बकर को 1389 में अबू बकर जो था, अबू बकर को, अबू बकर शाह जो था उसको 1389 में थ्रोन पे बिठाया गया। उसके बाद अबू बकर को रिप्लेस किया गया और नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह थर्ड इन 1390 उसको क्या बनाया गया, शाबाश, उसको किंग बनाया गया और उसने 1394 AD तक फिर रूल किया। उसके बाद उसका बेटा आया, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह थर्ड का बेटा आया जिसका नाम था अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ठीक है। और उसके बाद ये भी बीमार हुआ, उसको भी मार दिया गया, तो हो गया, इसकी डेथ होगी, तो ख़त्म 1394 तक इसका चला, ठीक है। तो उसके बाद जो थ्रोन है ना, थ्रोन पे कौन बैठा, उसके बाद थ्रोन पे बैठा नसीरुद्दीन, याद रखना नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये इंपॉर्टेंट रूलर है, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तो इसके रीन के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्यों है, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के रीन के दौरान ही तैमूर जो है उसने इंडिया को इन्वेड किया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा तैमूर के इन्वेजन के बारे में देखेंगे। तैमूर कौन था, तैमूर पढ़िए की बात है, ये मंगोल्स का एक लीडर था सेंट्रल एशिया का, ठीक है। तो ये भारत में आने से पहले इसने मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान को इसने ऑलरेडी कनकर किया था। फिर ये दिल्ली कब पूछा, दिल्ली पूछा दिसंबर 1398 में। कब दिल्ली कब पूछा, दिसंबर 1398 में। और जैसे ही आया इसने मैसेक्यर किया, एक जनरल मैसेक्यर किया, आम लोगों को भी मार दिया, लूट लिया, ठीक है, चोरी की, रॉबर्ड पीपल, ठीक है, लूटेड पीपल। तो फिर खुद चला गया और यहाँ पे इसने एक बंदे को रखा जिसका नाम था, शाबाश, इसने खजर खान पढ़िए, खिजर खान को इसने यहाँ पे रखा। उसको कहा कि आप पंजाब के ऊपर रूल करो। खुद कहाँ चला गया, खुद ये चाइना चला गया और अब ये सोच रहा था कि मैं चाइना को कंकर करूंगा, लेकिन बीच रास्ते में ही ये इसकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो खजर खान को इसने यहाँ पे नॉमिनेट किया कि आप ही पंजाब के ऊपर रूल करो। खुद वो कहाँ चला गया, सेंट्रल एशिया चला गया, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे आए, मोहम्मद आप गजनी आया, ठीक है, मोहम्मद गौरी आया, या कोई भी जो भी फॉरेनर आया, मतलब जैसे वो एक, मतलब पहला जो उनका एक्सपीडिशन होता था, पहली जो इनकी जर्नी होती थी, पहला जो उनका अटैक होता था, पहले अटैक में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन वाहिद ये तैमूर ऐसा बंदा था जो पहले ही अटैक में इसने बहुत ही ज्यादा माइजरी फैलाई, बहुत ही ज्यादा टेंशन यहाँ पे फैलाए। इसने तुगलक को बहुत ही, मतलब एक खतरनाक सिचुएशन में खड़ा कर दिया और जिसकी वजह से वो अब इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए, और साथ में ही इसी के साथ साथ तुगलक का डायनास्टी जो है वो उसका खात्मा हुआ। तुगलक के बाद आई सैयद डायनास्टी। कौन सी डायनास्टी आई, सैयद, SAYYID, सैयद डायनास्टी आई। ये जो सैयद डायनास्टी है, एक सेकंड पहले मैं टाइम देखता हूँ, यार, अच्छा, क्या मैं आपको बता रहा था, लोधी डायनास्टी, सॉरी, सैयद डायनास्टी जो है, अब आप अंडरलाइन कर लीजिए, सैयद डायनास्टी। जो सैयद डायनास्टी है मेरे दोस्तों, सैयद डायनास्टी का फाउंडर कौन था, अब सैयद डायनास्टी का फाउंडर बन गया खिजर खान, ठीक है। देखिए खिजर खान जो है ना, ही फाउंडेड दिस फर्स्ट शिया डायनास्टी। क्या थी, इट वाज शिया डायनास्टी, ये शिया डायनास्टी थी, ठीक है। और ही क्लेम्ड टू हैव डिसेंडेड, याद रखना, ही क्लेम्ड टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ठीक है ना। खजर खान फाउंडेड द फर्स्ट शिया डायनास्टी एंड क्लेम्ड टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इसने तैमूर को हेल्प किया, तैमूर को इसने हेल्प किया, किसमें हेल्प किया, जो इसने इन्वेजन किया, भारत का जो इन्वेजन किया तैमूर ने, उसमें हेल्प किसने की, खजर खान ने। इसीलिए उसको फिर गवर्नरशिप सौंप दी गई, गवर्नरशिप, अभी जो मैं आपको बता रहा था पंजाब के ऊपर, गवर्नरशिप उसको सौंप दी गई, किसकी, लाहौर की, मुल्तान की गवर्नरशिप उसको सौंप दी गई, दिपलापुर की गवर्नरशिप उसको सौंप दी गई। खजर खान को जब दिल्ली का पोजेशन मिला, यानी कि जब उसको दिल्ली के थ्रोन पे बैठाया गया, तो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक था और इसने अपने आप को किंग नहीं माना, ठीक है। इसने एक टाइटल एज्यूम किया, दैट वाज रियाते आला, ही एडॉप्टेड ए टाइटल ऑफ रियाते आला, हाँ, रियाते आला। तो
किंग ये फिर भी किसको मानता था, तैमूर को ही मानता था, यही था, पोजीशन इसी की थी, लेकिन ये अपने आप किंग नहीं मानता था। ठीक है, जो कॉइन्स थे, जो खुतबा होता था, ठीक है, खुतबा जो होता था, कॉइन्स वगैरह जो थी, वो खुतबा कॉइन्स वगैरह जो है ना, वो इन द नेम ऑफ तैमूर ही होता था। ठीक है, खुतबा भी सुनाया जाता था तैमूर के नाम पे, कॉइन्स तैमूर के नाम पे, लेकिन किंग कौन था, खजर खान, लेकिन अपने आप को मानता नहीं था, टाइटल रियात आला अडॉप्ट किया था। और तैमूर का एक सक्सेसर था जिसका नाम था शाहरुख। ठीक है, शाहरुख और तैमूर के नाम पे ही ये खुतबा, बाकी कॉइन्स वगैरह मतलब इंट्रोड्यूस किए जाते थे। ठीक है, अब देख लीजिए, खजर खान के 3 सक्सेसर्स आए, कितने, 3 सक्सेसर, लेकिन वो सभी के सभी वीक थे। एक इसमें से था मुबारक शाह, कौन, मुबारक शाह, और दूसरा इसमें से जो था दैट वाज मोहम्मद शाह, कौन, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद आया अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अब इसमें से याद रखना लास्ट रूलर कौन था सैयद डायनास्टी का, लास्ट रूलर था अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह वाज लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनास्टी। सैयद डायनास्टी ने 37 ईयर्स के लिए रूल किया। ठीक है, लेकिन चाउज, ठीक है, फस, इश्यूज, रिबिलियंस उठे। ठीक है, तो दिस प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर बेहला लोदी। बेहला लोदी एक बंदा था दिल्ली में ही, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे उसने देखा कि सैयद जो है ये बिल्कुल ही वीक है, तो इसको अपॉर्चुनिटी मिली थ्रोन पे बैठने का। ठीक है, इनको डिफीट करने का। ठीक है, अब देख लीजिए श्री हिंदी जो है ना, ये एक राइटर था, ऑथर था। श्री हिंदी ने लिखी तारीख मुबारक शाह, तारीख मुबारक शाही इसने लिखी। किसने, श्री हिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी। ये किसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री फ्रॉम मोहम्मद गजनी से लेकर मोहम्मद शाह जो था, मोहम्मद शाह सैयद डायनास्टी का, इसी सैयद डायनास्टी का, मोहम्मद गजनी से लेकर मोहम्मद गजनी से लेकर मोहम्मद शाह तक जो हिस्ट्री है ना, मोहम्मद गजनी से लेकर मोहम्मद शाह जो सैयद डायनास्टी का, इसके बीच की, इन पीरियड के बीच की जो हिस्ट्री है ना, वो किसने लिखी, वो श्री हिंदी ने लिखी। किस में लिखी, तारीख मुबारक शाही में। श्री हिंदी यहाँ आप कह सकते हो, इसका और एक नाम था, दैट इज याहा बिन अहमद बिन अब्दुल्ला भी इसी को कहते थे। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या लिखी, शबाश, तारीख मुबारक शाही, हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद शाह ऑफ सैयद डायनास्टी तक। सैयद डायनास्टी ने 1414 से लेकर 1450 तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद 1451 से लेकर 1526 एडी तक आई लोधी डायनास्टी। कौन, अब आई लोधी डायनास्टी। लोधी डायनास्टी को अंडरलाइन करो, 1451 से लेकर 1526 तक। चलो आज मुझे लगता है इसमें हम इतना पढ़ेंगे, तो बाकी हम लोधी डायनास्टी जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।